एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि किसी भी जीनियस में 1% टैलेंट और 99% हार्डवर्क होता है। कोई भी इंसान किसी भी तरह के टैलेंट को लेकर पैदा नहीं होता। हर इंसान अपनी मेहनत के दम पर कुछ करता है, ना कि अपने टैलेंट के दम पर। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये कोट आपके लिए है। अगर आप किसी भी चीज को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब साफ है कि अभी आपने खुद उसे सही से नहीं सीखा है। अगर आपने किसी भी चीज को सही से सीखा है तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपनी जिंदगी में रिस्क लो। रिस्क लेकर अगर आप जीत गए तो आप लोगों को लीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप हार भी गए तो आप लोगों को गाइड कर सकते हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की पॉलिटी के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिको ओलंपिक। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को शुरू करने के पहले मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कही गई मैं एक प्रेरणादायक बातों को आप सबों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें उनका कहना था कि यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और यदि आप चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन निरंतर आगे बढ़ो। यही प्रेरणादायक विचारों के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको पिछले क्लास की तरह बेहतरीन लगेगा। तो आइए देखते हैं कि वर्ष 1968 ईस्वी के ओलंपिक में ऐसी कौन सी घटना घटित होती है। तो मैं आपको बतलाऊं कि जिस प्रकार से वर्ष 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो में आयोजित हुई, ठीक इसी प्रकार से वर्ष 1968 ईस्वी का जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वो मैक्सिको में हुआ था। इसी ओलंपिक खेल के दौरान 16 अक्टूबर 1968 ईस्वी को ओलंपिक के खेलों में एक 200 मीटर रेस का खेल का आयोजन होता है, और इस 200 मीटर की खेल की रेस में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं टॉमी स्मिथ, और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं जॉन कार्लोस। यानी प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं टॉमी स्मिथ और थर्ड स्थान प्राप्त करते हैं जॉन कार्लोस, और ये दोनों के दोनों एफ्रो अमेरिकन हैं। एफ्रो अमेरिकन कौन है उसके बारे में मैं थोड़ी ही देर में बात करूंगा। जबकि द्वितीय स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन जो है वो स्थान प्राप्त करते हैं। तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले टॉमी स्मिथ को गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन को सिल्वर मेडल, जबकि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जॉन कार्लोस को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। परंतु जिस वक्त इन सबों को मेडल दी जाती है उस समय विशेष करके टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के द्वारा उनके ही अपने ही देश में जो निरंतर नस्लीय भेदभाव का सामना उनको करना पड़ रहा था, उसी व्यथा को वो पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक नायाब तरीका अपनाते हैं। आइए अब मैं आपको उस सीन के बारे में डिस्क्राइब करता हूं कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही है, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था, और जब प्राइज लेने के लिए टॉमी स्मिथ जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और जॉन कार्लोस जो तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, और ये दोनों जब पदक लेने के लिए उस प्लेस पे पहुंचते हैं तो वो जूते नहीं पहने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पांव में मोजे पहने हुए, सॉक्स पहने हुए। वे ये दिखलाना चाह रहे थे कि अमेरिका में रह रहे
अफ्रो अमेरिकन लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है कि वे जूते भी अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ वे यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे रंग भेद की नीति से, रंग भेद मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से वो लंबे समय से सफर कर रहे हैं। न केवल मैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले समस्त अफ्रो अमेरिकन लोगों को किस प्रकार से अमेरिका में त्वचा के रंग के आधार पे, गोरे और काले के होने के आधार पे उनके साथ निरंतर भेदभाव किया जाता है। जब वे पदक लेने के लिए पहुंचते हैं तो स्मिथ अपने गले में काले रंग का मफलर लपेटे हुए, मफलर आप लोग समझ रहे होंगे, तो काले रंग के वो मफलर लपेटे हुए है, जो इस बात का प्रतीक था, यानी काले रंग का जो मफलर है अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का पहचान था। जबकि कार्लोस जो था अपने शहीद साथियों के याद में काले मनकों की एक माला पहने हुए, काले मनकों की माला मतलब काले मोतियों की एक वे माला पहने हुए। ये तो मैं बात किया टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की, लेकिन जो इस रेस में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं पीटर नॉर्मन, वह भी इन अफ्रो अमेरिकन के सपोर्ट में और मानवता का पक्ष लेते हुए वो भी अपने जर्सी के ऊपर मानवाधिकार का बैच लगाकर वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों खिलाड़ियों का, यानी टॉमी स्मिथ का और जॉन कार्लोस का वह समर्थन देते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को इन खिलाड़ियों के द्वारा, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के द्वारा यह जो नायाब तरीका अपनाया जाता है विरोध प्रदर्शन करने का और अपनी मन की व्यथा को जाहिर करने का, जो यह नायाब तरीका अपनाया जाता है, इसे वे राजनीतिक रूप से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो है वो खेल को भी राजनीति से जोड़ रहे हैं और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इन दोनों को दोषी मानते हुए इन दोनों के पदक को वापस ले लेता है। ये तो हो गई टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के साथ कि इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में कहीं ना कहीं राजनीति को जाहिर करने की कोशिश की। परंतु एक और बंदा था पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया का था, जिसने मानवाधिकार का बैच लगाकर इन लोगों का सपोर्ट किया था। उनके साथ क्या हुआ, तो उनको भी इस सपोर्ट करने का दुष्परिणाम का सामना करना पड़ा। और जब अगले वर्ष, अगले 4 वर्षों के पश्चात जब पुनः ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में उनका चयन नहीं किया जाता है। लेकिन वर्ष 2006 में जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु होती है तो उनको कंधा देने वाले में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी थे। अब यहां पर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ओलंपिक के विजेता होने के बावजूद भी क्यों ऐसा उस ओलंपिक खेल में किए? क्यों उन्होंने पदक समारोह में, जहां कोई भी व्यक्ति ओलंपिक जैसे खेल में एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने को तरसता है और वहां पर इन लोगों ने गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं, और उसके बावजूद भी अपने पदक को दांव पर लगाकर अपनी स्थिति को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना होगा कि वे कितने मजबूर होंगे, कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे होंगे अमेरिका में
कि वे अपने पदक को दांव पर लगाते हुए भी खुशी महसूस किए और उन्होंने पूरी दुनिया को यह बतलाने की कोशिश किया कि अमेरिका का जो चेहरा वाकई में पूरी दुनिया को दिखता है वो वाकई में एक्चुअल चेहरा नहीं है। अमेरिका वाकई में पूरी दुनिया में अपने आप को दादा के रूप में रिप्रेजेंट करता है, परंतु एक्चुअली में वहां की स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है। वहां पर भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। वहां पर भी वहां के लोगों को नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। आइए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एफ्रो अमेरिकन कौन है। ये जो एक महिला की तस्वीर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक एफ्रो अमेरिकन महिला है और इनके त्वचा का रंग जो है वो कैसा है आप खुद समझ सकते हो, काला है। और जबकि अमेरिकन मूल के लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वे लोग शायद अपनी रोटियों में बटर लगा के नहीं खाते हैं, बल्कि वे शायद अपनी रोटियों में फेयर एंड लवली लगाकर ही, बटर के जगह पे फेयर एंड लवली लगाकर ही या पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम लगाकर ही खाते हैं, जिस प्रकार उनकी त्वचा का रंग है। चलिए ये तो मजाक की बात हो गई। आइए समझते हैं कि एफ्रो अमेरिकन कौन है। 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका के बागानों में काम करवाने के लिए लाया गया था। आज उन्हीं के वंशजों को वर्तमान में एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। यानी आपको समझना होगा कि जिस वक्त अमेरिका भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, ठीक उसी समय औद्योगिकीकरण अपने चरम सीमा पे थी और ब्रिटेन को अपने कल कारखानों के लिए ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल की आवश्यकता थी और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया था ताकि वहां पे बागानी कृषि करवाया जा सके। तो जो लोग 17वीं से 19वीं सदी के बीच अफ्रीका से कहा गए गुलाम बन के अमेरिका, आज उन्हीं के वंशजों को एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। तो एक्चुअली में ये लोग कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। और अफ्रीका के लोग सामान्यतः उनकी त्वचा का रंग जो है वो ब्लैक है, और लेकिन आज उनके वंशज हैं, तो जाहिर सी बात है जैसा डीएनए रहेगा बाल बच्चे भी तो वैसे ही होंगे। तो भले ही वे लोग आज अमेरिका में लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन डीएनए नहीं ना बदला। इसी वजह से आज भी उनकी शरीर की त्वचा का रंग जो है वो कैसा है? ब्लैक। और इसी वजह से उनको आज किस नाम से पुकारा जाता है? एफ्रो अमेरिकन। यानी मूल रूप से वे कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के, परंतु अब वो सेटल कहाँ पे है? अमेरिका में, इसीलिए उनको कहा जाता है एफ्रो अमेरिकन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एफ्रो अमेरिकन कौन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बतला रहा था कि अमेरिका भले ही अपने आप को पूरी दुनिया में यह साबित करने में लगा हो कि मैं जो हूं द बेस्ट हूं, लेकिन वह द बेस्ट है नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी लंबे समय तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं होती रही है। वहां पे एफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ, यानी अश्वेत लोगों के साथ, ब्लैक पीपल के साथ काफी अत्याचार होता रहा, और इसी अत्याचार के खिलाफ अमेरिका में एक बहुत विशाल आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लीडरशिप में चलाई जाती है। उसी को कहा गया है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं,
ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये तस्वीर है और इनको अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। आइए अब समझते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो अमेरिका में नस्लवाद एक बड़ी समस्या थी। नस्लवाद मतलब गोरे और काले का भेदभाव। नस्लवाद मतलब गोरे और काले, मतलब काले लोगों से गोरे लोग जो थे ना वो नफरत करते थे, हेट करते थे। अमेरिका के श्वेत रंग के लोग अपने देश के अश्वेत लोगों के साथ काफी भेदभाव करते थे। इसी कारण मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसे अमेरिकन गांधी कहा जाता है, के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी में किया गया। समझ गए? यानी कि जो अमेरिका में लंबे समय तक वहां के एफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ जो भेदभाव की जा रही थी, इसी भेदभाव के खिलाफ वर्ष 1954 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन को नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन 1954 से 1968 ईस्वी तक चला और अंततः यह एक सफल आंदोलन रहा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अश्वेत लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करके उनको भी श्वेत लोगों की समान अधिकार दिलाना था। तो बहुत ही सिंपल है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? वर्ष 1954 ईस्वी में। कब तक चला है? 1968 ईस्वी तक चला। किनके नेतृत्व में चला है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चला। क्यों चला है? तो आपको पता है कि जिस प्रकार से अमेरिका में लंबे समय से अश्वेत लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था, उसी के खिलाफ में वर्ष 1954 ईस्वी में एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में की जाती है। इसी को अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की संज्ञा दी गई है। ओके, आइए एक दूसरा आंदोलन भी वहां पे चला है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह भी उसी टॉपिक से जुड़ा है, मतलब अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, उसी भेदभाव को मिटाने के लिए भी ये आंदोलन चला है। अंतर क्या है कि ये 1966 से 1975 के बीच में चला है, और उससे ये किस प्रकार से अलग है? तो मैं बताया कि नागरिक अधिकार आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, जबकि इसमें क्या हो चुकी थी? हिंसा भी हुई है। उसमें हिंसा नहीं हुई थी, इसमें हिंसा हुई है। ठीक है, उसका दौर अलग था, इसका दौर अलग है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है समरूप समाज। समरूप समाज किसे कहेंगे? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विविधता गहरी नहीं होती है, उसे समरूप समाज कहते हैं। आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स होंगे, सर्वांगसम शब्द और समरूप शब्द से आप वाकिफ होंगे कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है ना? तो समरूप समाज मतलब एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता बहुत ज्यादा न हो। मतलब एक समान जाति, एक समान संस्कृति के लोग यदि एक समाज में हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? एक समरूप समाज कहेंगे। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम यदि कहें कि भारत एक समरूप समाज है, भारत का समाज जो है वो समरूप समाज है, तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा गहरी विविधता है। यहाँ जाति को लेकर, संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, यहाँ पे विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। तो भारतीय समाज एक समरूप समाज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता जो है वो काफी गहरी है। आप देखोगे ना, आप अपने गली में ही देखोगे तो आपकी गली में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रह रहे होंगे।
आपका पड़ोसी हो सकता है किसी अन्य धर्म का होगा, उसका पड़ोसी आपके पड़ोसी का जो पड़ोसी होगा वो किसी और जाति का होगा, किसी और भाषा के होंगे, है ना। तो ऐसे समाज को हम समरूप समाज नहीं कह सकते। समरूप समाज हम किसे कहेंगे? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता बहुत गहरी नहीं हो, तो वो समरूप समाज कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैं बंगाल की बात करूं, तो यदि सपोज दैट कि बांग्ला क्षेत्र है और वहां सभी के सभी लोग जो है वो बंगाली कल्चर को मानने वाले हैं, तो वो एक समरूप समाज होगा, क्योंकि उनकी भाषा एक है, उनकी संस्कृति एक है, और उनका जो जो भी रहन सहन, रीति रिवाज जो होगा वो लगभग एक समान होगा। तो वैसे समाज को हम समरूप समाज कह सकते हैं।